चलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए थीम 1 में पहले लिख लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सॉरी बेसिक्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आगे दूसरा थीम 2, थीम 2 में लिख लीजिए प्रीएम्बल, कॉमा टेरिटरी। टेरिटरी मतलब क्या हो गया? क्षेत्र। टेरिटरी, उसके बाद एक लिख लीजिएगा सिटीजनशिप, नागरिकता। थीम 3 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा? मानव अधिकार, मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स कॉमा डीपीएसपी। डीपीएसपी पूरा कैपिटल में लिखिएगा, इसका फुल फॉर्म है अलग, डीपीएसपी कॉमा फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज तो थीम 1 में क्या क्या है एक बार रिपीट कर लेना। तो सर मैं पहले बोल दिया हूं पॉलिटी में, पहले एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि वापस हो गया है। तो ध्यान रखिएगा बैच 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको ध्यान रख लेना है, क्लास कर लेना है। दूसरी बात कि बैच स्टार्ट के बाद इसमें जो भी जिनका भी छूटा है वो कवर अप कर लीजिएगा और आप कोशिश करिएगा उनको जो भी है आप इन्फॉर्म करें। दूसरी चीज कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं उसमें आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सब कंबाइंड होगा, उसके लिए अलग से कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में ध्यान रखिएगा। अब आते हैं थीम 1। तो थीम 1 पे मैंने क्या बोला था आपको? थीम 1 में सबसे पहला बेसिक्स, बेसिक्स के बाद क्या बोला? बेसिक्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। थीम 2 प्रीएम्बल, टेरिटरी, और तीसरा क्या हो गया? सिटीजनशिप, नागरिकता। थीम 3 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, और सॉरी डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर यहां तक? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। अब उसके आगे थीम 4 लिखिए जरा। थीम 4 प्रेसिडेंट कॉमा गवर्नर, उसके बाद पीएम सीएम मिनिस्टर्स। उसी में मतलब कि थीम 4 में मैं बोल रहा हूं प्रेसिडेंट, गवर्नर, उसके बाद पीएम सीएम मिनिस्टर्स, सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, आगे थीम 5 पार्लियामेंट। थीम 5 में पार्लियामेंट, संसद। तो थीम 5 में क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट। ठीक है, उधर नहीं देखने का। उसके बाद लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर लिख लीजिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर कॉमा कमिटीज। कमिटी, कमिटी लिख लीजिएगा ना, COMMITT। ठीक है जी। कमिटी एक ऐसा मात्र स्पेलिंग है जिसमें सर MM, ठीक है, TTE आ जाएगा। टोटल थीम हम अभी 9 बोल रहे हैं, जनरली हम इसको 10 करने वाले हैं। कुछ लोग ऊपर में लिखे हैं टोटल थीम 9, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले आना नीचे। तो थीम 5 में पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और क्या हो गया? कमिटी हो गया। पार्लियामेंट क्या हो गया? संसद,
स्टेट लेजिस्लेचर आपका हो गया, जो आपका विधान जो आपका सभा है वो हो गया। उसके बाद है कमिटी। कमिटी अलग अलग टाइप्स के कमिटी उसमें डिफरेंट आ जाएगा, जो स्टेट कमिटी भी होगा और सेंट्रल कमिटीज भी होंगे। थीम 6, थीम 6 में लिखेंगे, स्पेलिंग गलत काइंडली मत लिखिएगा, सेंटर स्टेट रिलेशन, मतलब केंद्र और राज्य का संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। थीम 7, जुडिशियरी, न्यायपालिका, इंग्लिश में भी लिखेंगे हिंदी में भी लिखेंगे, जुडिशियरी हिंदी में, न्यायपालिका, थीम 7। आप देखे थे एक इंटरव्यू अभी दिव्या तंवर का जो इंटरव्यू था, कुछ लोग देखे होंगे दिव्या तंवर, जिसमें अब उसने बोला है क्या कि हमसे क्या इंटरव्यूअर ने बोला कि इंटरव्यू इंग्लिश में लेंगे हम, अगर आपको ट्रांसलेटर की जरूरत है तो ले लीजिए, जबकि वो खुद हिंदी माध्यम की है। तो उसने क्या बोला अपने, अभी देखिएगा उसका वीडियो भेजूंगा, क्या बोला कि आपको सर बाइलिंगुअली तैयार होकर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इंटरव्यू नहीं होगा। आप देखिएगा उसने खुद बोला है अभी इंटरव्यू में। तो उससे पूछा गया कि ट्रांसलेटर बुला लीजिए, तो बोली नहीं सर मैं समझ लूंगी, मुझे ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेटर अगर बुला लीजिएगा तो सर आपका बहुत नंबर कट जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि सर आप जो डायरेक्टली बात कर रहे हैं आप बोलिएगा, उसका सर अनुवाद करके वो आंसर देगा इंटरव्यूअर को। मेंस में बहुत अच्छा नंबर था सर, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद शेर सिंह करके कुछ थे, पंजाब के थे, उन्होंने लैंग्वेज लिया था पंजाबी। तो जनरली पंजाबी क्या है, अब लैंग्वेज लिया था तो इनको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती, क्योंकि इंटरव्यूअर को हिंदी में समझाता ये पंजाबी में जवाब देते, वो उसका हिंदी में जवाब देते। सर उसके वजह से इनका नंबर बहुत सारा कट गया, नहीं हुआ सिलेक्शन। मतलब लॉजिकली सीधी सी बात है कि अगर मैं आपको बोलूंगा आप किसी को बोलोगे तो फिल्ट्रेशन तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो ये अपना मसाला मिर्च लगा के बोलेगा। अरे समझ मेरी बात, वो तो कॉमन सेंस की बात। हम आप वहां खड़े हैं, हम बोले उसको बोल, तो वो बोलेगा बीच में तू बोल, डायरेक्ट नहीं होता है। जब लड़ाई हुआ रहता है तो एक बीच में मीडिएटर होता है थर्ड पार्टी में, तो बोलता है कि कह दिया भैया ओके कि जमीन दे दिया, वो बोलता है दूसरे को, वो बोलता है तू जाके बतिया। तो ये लड़ाई पीट में होता है। तो इसलिए काइंडली आप ध्यान रखिए, बाइलिंगुअल ही रहिएगा, फायदा होगा। मैं बोला आपको कष्ट होगा लेकिन फायदा होगा। अब आगे आते हैं, जुडिशियरी के बाद क्या है, न्यायपालिका, थीम 8। थीम 8 में लिखिएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट समझ रहे हैं, पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो सरकार, वो भी एक तरीके से डायरेक्ट सरकार है सर, यानी कि पंचायत म्यूनिसिपैलिटी वाला लिख लीजिएगा। और उसके बाद लिखिए थीम 9, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, थीम 9। थीम 9 में लिखिएगा बॉडीज, ठीक है, बॉडीज, लास्ट नहीं, BODIES। अब डिफरेंट बॉडीज है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI हो गया, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग बॉडीज आएंगे, तो उसमें लिख लीजिएगा बॉडीज में सबसे पहला एक तो लिख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी कि संवैधानिक जो आपका बॉडीज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे कि ECI क्या हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत सारे आएंगे उसमें उस तरह से, ECI एटसेट्रा, ठीक है। और उसमें लिख लीजिएगा एक और चीज, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव बॉडीज। मजा आएगा पॉलिटी में, बहुत मजा आएगा। फिजिकल ज्योग्राफी में जितना मजा आया है उससे ज्यादा मजा पॉलिटी में आएगा, आप देखिएगा, ठीक है जी। तो क्या आप रेडी हैं? तो हाँ सर हैं रेडी, तो देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपको ये देख लेना है, टोटल थीम 9 हो गया, और इसी में एटसेट्रा जो भी चीज आएगा हम लोग थीम 9 तक ही कवर करेंगे। मैं थीम 10 सोच रहा था करने का, लेकिन जानबूझ के नहीं किया। थीम 9 इसलिए किया क्योंकि याद रहेगा आपको, क्योंकि इंसान का दिमाग ऑड नंबर को याद रखता है। जैसे मॉल का प्राइस ज्यादातर आपको देखेंगे ना सर, 999, 199, 299, 99 बाजार, इसलिए क्योंकि दिमाग जो है ऑड नंबर्स को जल्दी कैच करता है, तो ऑड नंबर रखा जाता है, ठीक है।
तो सर आप देखिएगा, तो थीम 7 हम कहां पढ़ाए थे, 7 थीम कहां पढ़ाए थे, एथिक्स में थीम 7 बोला था। अरे यही है सब, यही हो ना यार, ऐसे मत किया करो भाई, गॉड प्राण देने का मन करता है जब ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं आते हैं, तो ऐसा लगता है क्या ही चल रहा है जीवन में। चलिए फिर उसके बाद मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी में कितने थीम पढ़ाए थे, 5। कुछ समझ में आ रहा है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, इवन ऑड नंबर है, ठीक है जी। अब उसी तरीके से आगे जो भी चीज आपको बोल रहा हूं उसको कनेक्ट करके समझिएगा कि ऑड नंबर का अपना खासियत है कि दिमाग में रह जाए। 10 भूल जाइएगा लेकिन 9 नहीं भूलिएगा, 7 नहीं भूलेंगे आप। तो टोटल थीम कितना हो गया, 9। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से देख लो, काहे कि उस थीम का स्पेलिंग्स और सब कुछ सही होना चाहिए। थीम 1 में आपको क्या बोला हूं, बेसिक्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी, मतलब पॉलिटी और उसके बेसिक्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, पहली बात। दूसरा थीम 2 प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। प्रियम्बल के बाद मैंने बोला टेरिटरी यानी कि क्षेत्र। दूसरा मैंने बोला क्षेत्र के बाद नागरिकता, तो सर सिटीजनशिप। क्लियर है यहां तक। थीम 3 में बोला हूं फंडामेंटल राइट्स, सुन रहे हो। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी का फुल फॉर्म आगे जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, लेकिन सर ये होता है डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बेसिक चीज है लेकिन बता देता हूं, हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक के तत्व, समझा, नीति निर्देशक के तत्व बहुत बड़ा तत्व है। तो सर नीति निर्देशक के तत्व आपका हो गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है नहीं है ये तो सर आगे की बात है, तो आपको बस जस्ट अभी थीम बता रहा हूं मैं, 1 मिनट में मजा आ जाएगा। और सर इतने अच्छे से टेबल करूंगा ना, एक एक टेबल मतलब पूरा पॉलिटी की मैं बात करूं 13 टेबल में आपका पूरा पॉलिटी कवर अप हो जाएगा, और 13 टेबल में आपके सामने पूरा एकदम सारा पॉलिटी दिमाग में चमकेगा, बशर्ते आपको हर दिन उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा पूरा। यहां तक क्लियर है जी। तो थीम 3 में हम लोग पढ़ लिए क्या क्या, सॉरी थीम 3 था, थीम 2 था ना, थीम 3। थीम 4 में अब हम लोग देखेंगे थीम 4। थीम 4 में क्या था, तो थीम 4 में आपका हो गया सर कि आपका प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, पीएम हो गए, सीएम हो गए और मिनिस्टर्स हो गए। थीम 5 पार्लियामेंट, समझ रहे हैं, पार्लियामेंट के बाद क्या है स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद हो गया कमिटीज। क्लियर है यहां तक। थीम 6 सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध है। थीम 7 जुडिशियरी न्यायपालिका। थीम 8 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत म्युनिसिपैलिटी। थीम 9 अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर एग्जीक्यूटिव बॉडीज अलग अलग आ जाएगा। देखो मोटे तौर पे 2-3 बात आपको समझा देता हूं जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। क्या सब सुन रहे हो। तो सर सबसे पहला ये जानना जरूरी है आपको कि किसी तरीके से एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि आपको पहले 3 चीज बस पहले ही क्लियर कर देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। पॉलिटी में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा विष्णु महेश। मजा आएगा सर एकदम, देखना एकदम। अरे कुछ बुझा रहे हैं, चलिए देखिएगा। तो LEJ सर ये लेजिस्लेचर है, तो पहले ही बोल दे रहा हूं, बार बार बोलूंगा नहीं। लेजिस्लेचर का हिंदी होता है विधायिका। ज्यादातर विधायिका समझ में आएगा नहीं आपको, मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, लेकिन फिर भी एल मतलब है लेजिस्लेचर, ये सब आगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही ये क्लियर कर दे रहा हूं ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद सर लेजिस्लेचर, उसके बाद क्या हो गया एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव मतलब हो गया कार्यपालिका, नगर पालिका नहीं है ये, कार्यपालिका है, समझ में आया, ध्यान रखिएगा, तो नगर पालिका में चले गए। और ये सर क्या जुडिशियरी, न्यायपालिका। नहीं तो सर बोल रहा है कि आपका न्याय कहां होगा, तो सर नगर पालिका में न्याय होगा। जो भी आपको केस दर्ज करना है नगर पालिका में दर्ज करिए, बाय गॉड सुप्रीम कोर्ट वहीं बैठता है। तो सर देखिए इसका पहले ही मीनिंग समझा देता हूं, क्या सुन रहे हो, प्लीज एक बार जोर से रिस्पॉन्ड तो करो, यस और नो। इधर देखो, मान लो सर यहाँ ब्रह्मा मैंने बोला है, तो ब्रह्मा का मीनिंग क्या है, वन हु क्रिएट्स द वर्ल्ड, वो जिसने ब्रह्मांड को बनाया। तो लेजिस्लेचर वही लोग हैं सर, विधायिका वही है जो सर नियम कानून को बनाएगा, क्या करेगा, बनाएगा। लेकिन उस नियम कानून को लागू कौन करवाएगा, वो कराएगा कार्यपालिका, यानी कि विष्णु जी। अरे कुछ बुझा रहा है।
तो सर विष्णु जी का रोल यही है सिंपल कि ब्रह्मा जी आइडियाज और सब कुछ बता दिए, उस काम को धरातल पे एग्जीक्यूट करने का काम किसका होगा? विष्णु जी का। जैसे ब्रह्मांड बना दिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी अवतार लेके आए और यहाँ कांड किए। अब कुछ जब भी कभी लफड़ा शूटिंग होगा तो सर कौन इधर न्याय करेगा? महेश जी, यानी कि न्यायपालिका। बुझा रहा है? अरे समझ रहे हैं? तो पूरे पॉलिटी में ये 3 चीज आपको बस पहले ही बता देता हूं ताकि लफड़ा ही खत्म हो जाए, इसलिए दिमाग में रख लीजिएगा। विधायिका का मीनिंग क्या है लिखवा भी देता हूं, ये जरूरी है। लेजिस्लेचर का मीनिंग है वन हु मेक्स द लॉ, मतलब एक ऐसा आदमी जो कानून बनाए, मतलब एक ऐसा विभाग जो कानून को क्या करे? बनाए। एक ऐसा विभाग जो कानून को कार्यान्वित करे, मतलब वन हु एग्जीक्यूट्स द वर्क। लिख लो, आराम आराम से चलेंगे भाई, हड़बड़ा के नहीं चलेंगे आप लोग में, आप लोग ज्यादा मानते हैं हम। तो लिख लीजिए पहला, एक विधायिका लिख लिए क्या? विधायिका का मीनिंग है एक ऐसा जो कानून को बनाए, वन हु मेक्स द लॉ। आराम आराम से लिख लो, लिख लियोगे तो हूं कर देना, आगे बढ़ेंगे अब। एग्जीक्यूटिव में बोला हूं वन हु एग्जीक्यूट्स द लॉ, हिंदी में बोल देता हूं। पहले लेजिस्लेचर में बोला हूं वन हु मेक्स द लॉ, एक वैसा विभाग जो कानून बनाए। ध्यान से लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा विभाग जो कानून बनाए, वन हु मेक्स द लॉ। क्लियर है जी? आगे बढ़े। एग्जीक्यूटिव में वन हु एग्जीक्यूट द लॉ, एक ऐसा विभाग जो उस कानून को लागू करे, जो कि धरातल पे, जैसे आईएएस ऑफिसर्स, अभी आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। एक वैसा विभाग वन हु एग्जीक्यूट्स, एग्जीक्यूटिव लिखे हो ना, तो एग्जीक्यूट्स द लॉ मतलब एक वैसा विभाग जो कानून को लागू करता, लागू करता हो। मतलब सर कानून बना देना बड़ी बात नहीं है, उस कानून को पालन करना, पालन करवाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम। वन हु एग्जीक्यूट्स द लॉ, जो कानून को काम करे। और न्यायपालिका क्या है? जो न्याय दिलाए। तो सर अगर न्याय चाहिए तो आपको किसके पास जाना है? महेश जी के पास जाना पड़ेगा, मतलब न्यायपालिका के पास, नगर पालिका नहीं सर। तो वन हु एग्जीक्यूट्स द लॉ, उसके पहले था वन हु मेक्स द लॉ, एंड जुडिशियरी वन हु गिव्स जस्टिस, तो जो न्याय दिलाए न्यायपालिका, जो और नियम बनाए, कानून बनाए विधायिका, जो कानून को धरातल पे उसको एग्जीक्यूट करवाए, कार्यान्वित करे, उसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव। पहले क्या ये तीनों क्लियर है? बहुत बेसिक से लेके चलूंगा मैं सर, एकदम बिल्कुल स्क्रैच से। बोला ना कि जिसको कुछ भी नहीं आता है चुपचाप मुंह उठा के आके बैठ के क्लास कर लेना है, सारा समझ में आ जाएगा और पॉलिटी का नजरिया चेंज हो जाएगा आपका। और काइंडली ये फोकस करिएगा, ठीक है? ज्यादा स्लो चलने का मीनिंग नहीं कि चलिए अभी सर तो धीरे धीरे चलना, चले 2 मिनट झपकी मार लेते हैं। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो पता चले सर जब तक बोले तब तक 2 मिनट में यस सर आगे बताइए। चलिए ठीक है। भाई 500 के बैच में ऐसा ही होता है, समझ रहे हैं? सर हम लोग पढ़ रहे थे, पीछे से खराटा आ रहा है, इतना तेज। सर बोले कौन भाई, और पूरा सर उसमें बोर्ड पे पढ़ रहे। 500 बच्चों में कैसे पता चले? सर को तो सर ध्यान भी नहीं देता, अधिकतर वहां दिल्ली में तो पता भी नहीं चलता है कि कौन। तुम पढ़े भी तो सर के पास पूछने जाओगे तुम यही पढ़ते थे, अब तुमको गजब आदमी है, इसलिए आइडेंटिटी कार्ड आपको हमेशा साथ रहना पड़ता है। तो खराटे मार रहा है पीछे कोई, वैसे टीचर को भी ज्यादा लेना देना नहीं रहता है, क्या फर्क पड़ता है? उसको सैलरी सर मिल रहा है 10 लाख 15 लाख, तो जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा। 500 की भीड़ में आपको ही पता है कितने लोग पढ़ेंगे, सीधे सा बात है। वो आगे वाला जो बैठा हुआ है खींच लेगा अपना, इसलिए वहां लाइन लगा रहता है। बाकी पीछे वाले सर उसके बाद 15 दिन बाद आगे बेंच खाली हो जाता है, 6 महीने बाद बच जाते हैं मात्र 500 में से 50 जन। लास्ट कोर्स कंप्लीट होते होते 13-14 आदमी बच जाता है, वही लोग रिजल्ट दे देता है, बात खत्म। अपने आप में 1 साल रुकना ही सबसे बड़ा चैलेंज है इस एग्जाम का, पेशेंस ही नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 चीज बता दिया, ब्रह्मा विष्णु में से याद रहेगा। लेजिस्लेटिव बोलना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये पहले ही बता दिया हूं, जो कि मैं किसी भी बैच में पहले नहीं बताया हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं। आप जाके मेरा पहले का वीडियो देख लो। अब आगे आते हैं, कारण है इसका। अभी जब तीनों पता चल गया तो कुछ एग्जाम्पल समझा देता हूं ताकि जरूरी हो जाए। सबसे पहले ये समझ लो, ध्यान से देखो, थीम 9 है लेकिन हम अभी अलग पढ़ रहे हैं। देखो
लेजिस्लेटिव मैंने बोला सिंपल, जैसे मान लो विधायक जी का एग्जाम्पल, एकदम ठेठ एग्जाम्पल। विधायक जी ने एक नियम बनाया कि आज से इस हमारे एरिया में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें एक नियम बनेगा कि सब लोग सुबह में उठेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। वो अलग बात है, बहुत कड़ा नियम हो जाएगा, लेकिन फिर भी नियम बना दिया। तो उन्होंने सिर्फ बोला है, अब उस नियम का पालन करवाएगा कौन? तो सर डीएम को बोला गया कि सर आपको ये जांच करना है कि लोग सुबह में 4 बजे उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सर नियम को पालन ग्राउंड लेवल पे कौन करवा रहा है? डीएम। तो क्या हम कह सकते हैं कि डीएम जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है? अरे है ना। और जो विधायिका है वो कौन सी बॉडी हो गई? नॉर्मल, वन हु मेक्स द लॉ, जिसने सिर्फ कानून बनाया है, क्योंकि उसका साइन चाहिए। तो डीएम ने क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर उस कानून में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण कुछ लोग पहुंच गए न्यायपालिका के पास कि सर विधायक जी का दिमाग सठिया गया है, ये 4 बजे सबको उठा के पागल कर देंगे, तो सर अब कानून डिसाइड करेगा कि जो लॉ बनाया गया है वो लॉ कितना उचित है, कितना अनुचित है। सुन रहे ध्यान से? तो सिंपल एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ब्रह्मा विल क्रिएट द वर्ल्ड, विष्णु विल एग्जीक्यूट इट एंड महेश विल गिव न्याय। तो सर सिंपल सा है कि डीएम एग्जीक्यूटिव बॉडी है, विधायक हो गए कौन सा? लेजिस्लेटिव बॉडी। और जब दोनों उस लॉ में या इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो न्याय कहां मिलेगा? जुडिशियरी में। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो आप सर थीम 1 का शुभारंभ करते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ बात तो ये समझ लेते हैं कि सर पॉलिटी का मीनिंग क्या है, पॉलिटी किसे बोलते हैं, और उसको पहले समझना जरूरी है। तो पहले 2-3 बात समझ लीजिए, इसलिए मैंने बोला पहला थीम 1 है बेसिक्स, और आप लोग को आराम नाम से करा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तब ठीक है, और आराम से चलते हैं। अब इनफ टाइम है अपने पास, बस नोट्स अच्छे से रखिएगा। तो सर पहली बात, 2-3 बातों का डिफरेंस समझ लेते हैं। सर पॉलिटी क्या है, सर पॉलिटिकल साइंस क्या है, क्योंकि सर लक्ष्मीकांत पे तो देखें कुछ अलग ही कांड लिखा रहता है, आप समझ रहे हैं? वहां पे पॉलिटी लिखा रहता है, इंडियन पॉलिटी, हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। और इसमें तीसरा है सर गवर्नेंस। काइंडली सभी लोग ध्यान देंगे, मैं आपको एक बात बहुत पहले क्लियर कर चुका हूं कि जब जब मैं कैपिटल एस में स्टेट लिखूं उसका मीनिंग क्या है? कंट्री है, और स्मॉल लिखूं उसका मीनिंग राज्य है। बट आपको फिर भी थोड़ा से कॉमन सेंस से समझ लेना है कि जब बोले यूएसए इज ए स्टेट तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे जिक्र किस चीज का हो रहा है? कंट्री का हो रहा है, क्योंकि अल्फाबेटिक जो रूल्स है उसको भी थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है? तो सर यहां मैंने बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस। तो पहले कुछ बात को समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सर पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस मतलब से पहले, पॉलिटी इट इज द लीगल सिस्टम। ध्यान से समझना, पॉलिटी एक सिस्टम है, इट्स अ लीगल सिस्टम। लीगल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एक कानून के द्वारा बनाया गया है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं आप? तो पॉलिटी इज बेसिकली अ लीगल सिस्टम। उस लीगल सिस्टम का नॉलेज, सर किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए मस्ट हैव नॉलेज। अगर आपके पास बिजनेस है, बिजनेस को चलाने के लिए क्या नॉलेज चाहिए? इफ यू वांटेड नॉलेज, इफ यू हैव नॉलेज, इधर देखो, पहले भी बता चुका हूं कि साइंस का हिंदी क्या होता है? विज्ञान। और विज्ञान को ब्रेक करेंगे तो क्या होता है? विशेष ज्ञान। बहुत छोटे लेवल से चल रहा हूं, समझ लेना ध्यान से। तो विज्ञान का मीनिंग क्या है? विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान किसी भी फील्ड में अगर हो तो उसको सर साइंस बोलते हैं। मैं बताया था आपको, ये जरूरी नहीं है कि सर विज्ञान का मीनिंग क्या थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। साइंस का कतई मीनिंग ऐसा नहीं होता है। तो सर यहां लिखा है क्या? पॉलिटिकल साइंस, मतलब द नॉलेज ऑफ पॉलिटी इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। तो सर पॉलिटी क्या है? इट्स अ लीगल सिस्टम। उस सिस्टम को चलाने के लिए हमें नॉलेज चाहिए, जो नॉलेज हमारे पास है दैट इज पॉलिटिकल साइंस। अब चूंकि एक सिस्टम है तो क्या आपको लगता नहीं है कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम तो जरूर होगा? अरे है ना? व्हेन गवर्नमेंट गिव्स सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। एक बार लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा। अधिकतर लोगों को पॉलिटिकल साइंस जपते रहते हैं, उनको मीनिंग पता नहीं होता, इसलिए पहले बेसिक्स जान लीजिए। इस बात की आप गारंटी मान लीजिए कि आपसे पूछ ही लिया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू में भी, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस। एक सेकंड दीजिएगा। हेलो, हाँ,
अच्छा एक मिनट, थ्री 305586 हो गया, ठीक है, सॉरी। तो चलिए सर, तो पॉलिटी मतलब क्या है, लास्ट में बोल रहा हूं, पॉलिटी मतलब एक सिस्टम है, और एक सिस्टम है ये, और वो सिस्टम कैसा है, लीगल की इलीगल? लीगल। लीगल क्यों है? क्योंकि सर वो हमारे द्वारा, एक कानून के द्वारा उसको बनाया गया है। पहली बात सुनो ध्यान से। अब सर ये लीगल सिस्टम हो गया यहां तक, ठीक है। इस सिस्टम का नॉलेज, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में क्या लिखोगे, नॉलेज ऑफ पॉलिटी इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। नॉलेज ऑफ पॉलिटी इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस, या फिर नॉलेज ऑफ लीगल सिस्टम इज कॉल्ड। सर अब आपको सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है कि इसमें कार्यपालिका होता है, विधायिका होता है, इसमें मिनिस्टर्स होते हैं, अगर पता ही नहीं है तो फिर क्या ही आप उसको रन करेंगे। तो पॉलिटी इज द लीगल सिस्टम, यहां तक क्लियर है। पॉलिटिकल साइंस, नॉलेज ऑफ पॉलिटी इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। और सर उसके बाद है गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब क्या बोला, जब गवर्नमेंट किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देती है तो उसको बोलते हैं गवर्नेंस, राज्य व्यवस्था। इसीलिए आप लक्ष्मीकांत की किताब में देखिएगा, लिखा होगा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, या फिर हिंदी में लिखा होगा राज्य व्यवस्था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उस राज्य व्यवस्था का मीनिंग क्या है कि सर जब प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गवर्नमेंट देती है तो उसको गवर्नेंस बोलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे जी, गवर्नेंस। ठीक है जी। तो सर तीन चीज क्लियर हो गया, पॉलिटी, लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल साइंस, नॉलेज ऑफ सिस्टम मतलब नॉलेज ऑफ पॉलिटी, सिंपल सा बात है। आगे थर्ड, अब आगे बोला कि सर गवर्नेंस, जब अगर आपका गवर्नमेंट जो है वो सॉल्यूशन दे आपके प्रॉब्लम का तो उसको क्या बोलेंगे, गवर्नेंस। यहां तक ठीक है। हिंदी में बोलते हैं गवर्नेंस को राज्य व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं जी। अब जीवन के अलग आनंद आएंगे आपको। मैं कुछ टॉपिक लिखवा रहा हूं आपको थीम 1 के अंदर जो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। वो टॉपिक मैं पहले ही आपको लिखवा देना, वो तो टॉपिक फिर भी कवर हम करेंगे, लेकिन आपको मैं लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको एक थोड़ा आइडिया रहे थीम 1 में क्या क्या है, ठीक है ना। तो बाकी नहीं, अगर मैं नहीं भी लिखवाता हूं, अगर आगे चल के थीम 2 या थीम 3 में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है सर थीम 1 में लिखवा दिया, थीम 2 में नहीं लिखवाए। जो थीम 2 के अंदर टॉपिक लिखवाऊंगा आपको उसमें आइडिया लग जाएगा कि ये थीम 2 का है। बट बहरहाल पहला थीम 1 में कुछ लिख लीजिएगा। यानी कि थीम 1 के अंदर हम लोग पहला क्या क्या पढ़ेंगे कि सर अगर लीगल सिस्टम है, और पहला मैंने क्या शब्द बोला, अगर लीगल सिस्टम एक कानून से बना है तो फिर कानून क्यों है, कानून का उत्पत्ति कैसे हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट सर कानून क्यों बड़ा हो सकता है लोग से, या फिर लोग बड़ा क्यों नहीं हो सकते कानून से। सिंपल सा सवाल है कि कानून ही बड़ा क्यों है लोगों से। बहुत जगह पे ऐसा भी तो है जहां पे पीपल बड़े हैं कानून से, जैसे यूके का है। वहां पे अगर सुबह उठ के वहां की महारानी चाहे कि हम यहाँ का संविधान और नियम बदल दें तो 2 मिनट में बदल देगी, 2 मिनट नहीं लगेगा, उठ के बोल दी कि आज से नियम चेंज। लेकिन इंडिया में क्या पॉसिबल है? नो सर। अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सर संविधान में लिखे हैं, क्या रूल है, प्रोटोकॉल समझेंगे। तो पहली बात, थीम 1 के अंदर जो पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लॉ, यानी कि कानून की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। कानून की उत्पत्ति अगर हुआ तो हुआ कैसे। सुन रहे हो? दूसरा लिखो रूल ऑफ लॉ, इसी के थीम 1 के अंदर ए बी, रूल ऑफ लॉ। सी इसमें सी में लिखना संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म।
सर स्पेलिंग जब आपको लगे कि टफ है तो एक ही बात करना है, तोड़ के समझना है। कॉन्स्टिट्यूशन लिख लेना है और ALISM लगा देना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो जाएगा। हिंदी में क्या है? संविधानवाद। ऐसे भी जब कभी इंग्लिश में लास्ट में अलिज्म लगा रहा है तो उसका मीनिंग वाद होता है, ठीक है। ज्यादातर जहां पे भी लगा रहा है उसमें ज्यादातर उसका मीनिंग वाद हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान, लिज्म लग गया तो वाद हो गया, ठीक है। जैसे टेररिज्म, तो टेररिस्ट आतंकवाद, कुछ बुझा रहा है। तो जहां जहां पे लिज्म लगा रहा है वहां का मीनिंग थोड़ा चेंज होगा, ISM जहां पे चेंज हो। आइए तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ लेंगे कि संविधानवाद क्या है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, और कॉमा देके तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सर संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सिंपल एक ही मीनिंग है कि संवैधानिक कानून या संवैधानिक नियम, और कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही हिंदी मीनिंग है संविधान। सिंपल। क्या यहां तक क्लियर है हम लोग? ठीक है जी। D लिख लीजिएगा। डी में डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। आगे भाग नेक्स्ट लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। हो गया जी यहां तक? ये मुझे ना बता देना जब मैं पूछूंगा तब कि क्या क्या लिखवाया था, ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से मैं आपको बता दूंगा और पता चल जाएगा कि थीम 1 कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर उसके आगे लिखना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम लिखवा दिए, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। एक और लिख लो आगे, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी क्या होता है? MAJORITIES, टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज, ठीक है। लिख लिया क्या? आगे लास्ट 4 गोल्डन रूल्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। सर ये ऐसा रूल है जो लास्ट क्लास तक और जीवन के अंतिम क्षण तक काम आएगा। 4 गोल्डन रूल्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, मजा आएगा सर। ऐसा 4 गोल्डन रूल, 4 डायमंड रूल नहीं है सर, गोल्डन रूल। सर आप सोचिए डायमंड कीमती होता है सोने से कि सस्ता होता है? कीमती होता है, बट फिर भी लाइफ में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं गोल्ड, गोल्डन। डायमंड, डायमंडन नहीं यूज करते। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिकली उसके पीछे कारण है कुछ। 4 गोल्डन रूल्स ऑफ इंडिया, यहां तक हो गया? अरे है ना, तो बोलो। बहुत बढ़िया, एक और लिख लो बस। एक खाली अभी थीम 1 ही का है, अभी थीम 2 नहीं लिखवाया हूं भैया, थीम 1 है, अभी ज्यादा नहीं है। उसके बाद लिख लो एक पैसेज ऑफ लॉज। पैसेज ऑफ लॉज, और चिंता मत करना, मीनिंग समझ में आ जाएगा आगे। चलो जी, बहुत है। अच्छा एक और लिख ही लो, इसके बाद जो भी है EF जो भी हो लिख लेना। फ्रेमवर्क, ढांचा, फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन स्टेट। फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन स्टेट, इसका मीनिंग है सिंपल कि लोकसभा से लेकर सरपंच तक जो सिस्टम है
उसको समझेंगे और मात्र एक टेबल में पूरा गर्दा मचा देंगे सर, समझ रहे, पूरा जिला हिला देंगे इस टाइप से। एक टेबल वो जाके चिपका के बढ़िया से लिख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा सर वो एक टेबल कितने काम का है। मैं आपको अगर ईमानदारी से एक बात बोल दूं तो थीम 1 जो कंप्लीट अच्छे से किया हुआ है उसका पूरा का पूरा अंतिम तक यूटिलाइजेशन आएगा। बिना थीम 1 के आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, चाहे वो प्रेसिडेंट का पावर ही क्यों नहीं हो। इसीलिए थीम 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे ही आप क्या करूंगा, थीम 1 पढ़ने के बाद यूज कर लूंगा ऐसे कि प्रेसिडेंट के पावर में गोल्डन रूल नंबर 1 लगेगा, बात खत्म। अब आपको पता होना चाहिए गोल्डन रूल नंबर 1 क्या है, ठीक है। इसीलिए क्लास थीम 1 का बिल्कुल मत छोड़ना। फिर जब थीम 2 पढ़ाऊंगा तो उसमें बोल दूंगा कि थीम 2 मत छोड़ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि जरूरी वाकई बहुत है। और एक बार अच्छे से पॉलिटी कवर हो गया तो समझो सर यूपीएससी के प्री में आप बढ़िया स्कोर मार दोगे, बढ़िया, क्योंकि ये स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक है। एक बार कवर कर गया, आराम से 3-4 बार रिवाइज कर लिए, मजे से कवर कर लेंगे। आगे आइए, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिए, ऑरिजिन ऑफ लॉ, यानी कि कानून की उत्पत्ति। आज कौन सा दिन है, सैटरडे है क्या, फ्राइडे? अच्छा फ्राइडे, ओके ठीक है सर। तो कानून की उत्पत्ति हेडिंग डालिए। सर सवाल ये उठता है कि कानून की उत्पत्ति हुई कैसे, क्या हुई, नहीं हुई, थोड़ा सा समझेंगे और मजे से तब आगे बढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। चलिए जी, कानून की उत्पत्ति डाल लीजिए। अरे भाई शांति रहो, एक वर्ड लिखवा रहा हूं, क्विड प्रो, ये लिखिए एक बार जल्दी से। ये सब ऐसे शब्द हैं जो आपको किताब में मिलेगा और आप वहां परेशान हो जाएंगे, इसीलिए छोटे छोटे शब्द लिखवाते जाना। देख लो कितना बड़ा है, क्विड प्रो क्यू, मीनिंग जानते हैं क्या है? गिव एंड टेक, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। गिव एंड टेक क्यों बोला हूं, क्योंकि इसका भी पता चलेगा आपको। इसलिए जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड लिख दिया सीधा क्विड प्रो क्यू, लीजिए आप डिक्शनरी पे सर्च करिएगा तो जल्दी नहीं आएगा। अब प्रॉब्लम वही हो जाता है कि सर पॉलिटिकल टर्म्स अलग हो जाते हैं। देखिए हर सब्जेक्ट का अपना एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है। जैसे इंटरनल आपको सिक्योरिटी पढ़ाया तो जैसे नॉन एसिड एक्टर बोला तो नॉन एसिड एक्टर वहीं पे ज्यादा इस्तेमाल होगा, फिर और ही नहीं होगा। बायोलॉजी का कुछ अपना साइंटिफिक नेम होगा जो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने के लिए वो जानना आपको जरूरी है। उसी तरह से पॉलिटी के अपने कुछ शब्द हैं जिसका जानना जरूरी है, उसकी डिक्शनरी अलग आती है, तो उसकी डिक्शनरी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, हम हैं इधर जिंदा हैं, तो सर टेंशन नहीं लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको आ गया क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या, गिव एंड टेक। बहुत बढ़िया, लिख लिया यहाँ तक। और गिव एंड टेक का मीनिंग समझ में आ रहा है ना, पक्का ना? चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बता देना तो मैं समझ जाऊंगा, जो बता देगा उसको इनाम मिलेगा। अगर संस्कृत इज टू हिंदी है देन लैटिन इज टू क्या होगा? बोल दो इंग्लिश। दिक्कत क्या है, कुल मिला के 3-4 को बात होता जन्म करते हैं अपन लोग। सिंपल मीनिंग है, इतना क्या लॉजिक लगाना है। तो बेसिकली यहाँ पे सब हम जो लिखा है सही लिखे हैं, संस्कृत इज टू हिंदी, क्योंकि सर हिंदी जो आया है वो संस्कृत से उत्पत्ति होके आया है। वैसे ही लैटिन से ओरिजिन होकर इंग्लिश आया है। सिमिलरली लॉ का भी कोई ना कोई पीछे एक ओरिजिन होगा, उसी को पढ़ना है। अब उसको समझिए ऐसे, क्यों जरूरत पड़ा हम लोग को लॉ का। इधर देखिए, मोहनजोदारो नाम तो सुने होंगे, कम से कम मूवी के थ्रू ही सुने तो होंगे, हड़प्पा तो सुने होंगे कम से कम। तो पहले सिचुएशन ये था कि सर मान लीजिए एक काम बताते हैं, क्योंकि सर सोसाइटी में अगर कुछ नहीं रहेगा कोई लॉ, अब प्लीज अब ध्यान से सुनना और सोना मत, कतई भी नहीं सोना, आराम से लिखवाते जाऊंगा, छोटे छोटे पॉइंट लिखते जाना। मान लो मैंने बोला कि आप एक कंज्यूमर हैं, ठीक, तो सर मैंने बोला जब भी कभी किसी चीज का अगर आपके देश में कोई कानून ही ना रहे, कोई नियम नहीं रहे, आपको लगता है कि क्या सभी लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे? कभी भी देश का सिस्टम ठीक से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। यानी कि सर जब रूल्स, आप खुद सोचो ना, जिसके लाइफ में कोई गोल नहीं होता है वो सर दूसरे को गोल गोल घुमाते रहता है।
लाइफ में एक एम होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको अगर पता है कि कल क्लास जाना है तो आपके दिमाग में एक तो है काम कि सर सुबह उठना है, ये करना है, खाना पीना खाना है, फिर क्लास जाना है, क्योंकि आपके पास एक गोल है। सोचो कुछ ऐसे भी महानुभाव होते हैं जो सुबह उठे तो पता नहीं हम जी क्यों रहे हैं। मन किया तो कभी गांव में घूमने चले गए, मन किया तो कौन जोन बोला चले तो उधर चल गए, फिर कोई आया दीदी करने चल गए दीदी करने। अरे ऐसे लोग होते हैं और धरती पर ही पाए जाते हैं ऐसे प्राणी। आप समझ रहे हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि वो जी किस लिए है और क्यों रहे। गजब लाइफ है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक कोई है जो फिलोसफर और सभी लोग बनाए, वो है जिसके लाइफ में कोई गोल ही नहीं है। मतलब जिसके लाइफ में कोई अगर गोल नहीं है सर, वो इंसान सबसे खतरनाक है, उससे दूरी बना के रखिएगा। कोई इंसान अगर हार रहा है बार बार, लेकिन वो कुछ बार बार टारगेट कर रहा है कि नहीं आईएएस नहीं हो रहा, फिर एक बार और मार रहे हैं, एक बार ये कर रहे हैं, अगर वो टारगेट मार रहे हैं और सर उसके प्रति वो मेहनत कर रहा है, उससे जुड़े रहिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। लेकिन जिसके लाइफ में कोई गोल नहीं हो सर, खत्म हो जाएगा। वो खुद तो होगा ही, आपको भी बर्बाद करके मानेगा। क्या कि कुछ कहेगा, ऐसे आदमी का एक बहुत होता है मूड स्विंग्स। इन लोगों का है ना मूड स्विंग्स बहुत होगा, आपके साथ बतेते रहेगा चल ना चल, क्या हो गया अभी तो सब ठीक है था, क्या हुआ कर चल और आ खा के आते हैं और आ जानते हैं हम लोग। अब सर अब वो जाके सर खाने चले गए, सर में पॉपकॉर्न नाम दे दिएगा, कुछ कर देगा। तो ऐसा लोगों से बचे। कंज्यूमर क्या करेगा, इधर देखिए, मान लीजिए लॉ नहीं है तो कुछ भी करेगा उटपटांग। कंज्यूमर्स ने एक प्रोडक्ट खरीदा अमेज़न से, तो अमेज़न ने उसको प्रोडक्ट दिया, कंज्यूमर ने उसके बदले उसको क्या दिया था, मनी। हमने क्या दिया उसको, पैसा, और उसके बदले में अमेज़न से हमें क्या मिला, अरे बोल लो, प्रोडक्ट। सर सोचना ध्यान से, वो प्रोडक्ट सर खराब आ गया, मान लो मोबाइल दिया बैटरी नहीं था उसमें, अब आप फोन किए, अब इससे फोन किए तो चलो ठीक है सर। पहली बात, अगर अमेज़न ने कोई कस्टमर की सुविधा ही नहीं रखी है कि किसको आप कॉल करिएगा। याद करिए पहले के जमाने में आप अगर, अभी तो थोड़ा सा ठीक हो गया है, पहले में होता था कि जिस मोबाइल का सर्विस सेंटर नहीं है उस मोबाइल को आप लेते ही नहीं थे कि खराब हो जाएगा तो ठीक कहां करवाएंगे। तो पहले ही पूछते थे कि सर्विस सेंटर में तेरे में बाकी ना हुआ, नहीं तो सर अब एक मोबाइल खराब हुआ उसके सर्विस सेंटर के लिए आप पटना जा रहे हैं। लेकिन अब आपने क्या किया, अब लोगों में थोड़ा सर्विस सेंटर का खत्म हो गया कॉन्सेप्ट इधर। लेकिन सर अगर आपने प्रोडक्ट, इधर देखो, आपने प्रोडक्ट अगर खरीदने के लिए पैसे दिए हैं तो उस कंपनी की जिम्मेदारी कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने जैसे ही कॉल किया अमेज़न में, मान लीजिए कस्टमर केयर को, बोला कि हमको आपका आवाज और शक्ल पसंद नहीं आया, हम बैटरी नहीं देंगे। मान लीजिए कस्टमर तो बोल ही ना सकता है जी, आपने फोन किया कि जी आपने प्रोडक्ट भेजा उसमें नहीं है, बोला कि आपको आपका आवाज हमको पसंद नहीं आया, बाय गॉड हम आपको नहीं देंगे। कहना क्या चाह रहा हूं मैं सर, कहना ये चाह रहा हूं कि अमेज़न ने एक लॉ बनाया कि बेटा कोई भी कस्टमर अगर तुम्हारे पास कॉल करता है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होता है तो तुम्हें उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर तुम सॉर्ट आउट नहीं करते हो तो तुम्हारा पनिशमेंट ये है, तुम्हारा पनिशमेंट वो है, फलना ये। कुछ बुझा रहा है? हमने क्या किया, एक लॉ बनाया। अरे समझ रहे हो, अगर ये लॉ नहीं रहता तो कस्टमर क्या करता, फोन करते ही बोलता हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे, जो करना कर लो। बट बिकॉज ये लॉ है और कस्टमर और कंज्यूमर दोनों के बीच में लॉ ने क्या किया, एक बाइंड किया, एक दोनों को जोड़ दिया कि बेटा अगर प्रोडक्ट खराब दिए तो तुम्हें या तो चेंज करना पड़ेगा या मेरा पैसा वापस करना पड़ेगा। क्या सुन रहे हो? तो जैसे ही जैसी सभ्यता बढ़ रहा था और जैसे जैसे विकास हो रहा था, तब लोगों को यह लगा कि सर बिना कानून के कुछ चीज पारित होगा नहीं और सही ढंग से चलेगा नहीं। इसीलिए सिस्टम बढ़ता चला गया, डेवलपमेंट करते चले गए। तो सर राजा को भी लगा कि अगर हम एक नियम, एक लॉ नहीं बनाएंगे तो सर कोई भी सुचारू रूप से व्यवस्था राज्य में चलेगा नहीं। तो कानून का जन्म वहां पे होने लगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, इस ओरिजिन के बाद एक सबसे बड़ा खतरा हमारे पे आने लगा कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने बहुत सारे नियम बनाए, यस और नो। अब अंग्रेजों ने अगर बहुत सारे नियम बनाए तो नियम हमारे लिए अच्छे थे बुरे थे तो बाद में देखेंगे, बट नियम क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि सुचारू रूप से वो अपना काम करवा सके, हाँ या ना। तो लॉजिकली क्या देख रहे हैं कि सर कंज्यूमर और यहां पे आपका अमेज़न, इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है? लॉ की। इसी तरीके से जब इंडिया आजाद हुआ तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क था कि सर
लॉ को ज्यादा पावरफुल बनाए कि पीपल को पावरफुल बनाए? मतलब सीधी सी बात है ना कि अगर आप कानून को ज्यादा पावर दे रहे हैं या लोगों में पावर ज्यादा दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो क्या कारण से दे रहे हैं? क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? इधर अब हम इसी चीज को जो कंज्यूमर मैंने लिखा है इसको जो चेंज करते हैं, ये रहा कंज्यूमर। सर उधर कौन था? अमेजन। क्या सुन रहे हो सर? कंज्यूमर ने अमेजन की जगह पे मैंने रख दिया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम क्या देते हैं? वोट प्लस टैक्स। अरे ये सुनो, बदले में गवर्नमेंट हमको क्या देती है? सिक्योरिटी, वेलफेयर। ये सुनो, तो अगर ये नियम ही नहीं रहे कि टैक्स देने और लेने का, अगर ये नियम ही नहीं रहे तो गवर्नमेंट क्या घंटा चलेगी? कहां से चलेगी भाई? लोग अगर टैक्स ही नहीं देंगे तो गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी? हवा में तो नहीं लाएगी। हमारे ही उस वोट प्लस टैक्स के कारण गवर्नमेंट उस पैसों को रखती है और फिर अलग अलग जो हमारे प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करती है। सुन रहे हो? अरे है ना? इंटरेस्टिंग बात दो और समझ लेना कि सर हम उनको देते हैं, ठीक है, ये भी करते हैं, ठीक है सर, आपने भी बता दिया लॉ हमें जरूरत पड़ा क्योंकि बिना लॉ के कुछ भी ठीक नहीं चलेगा, लॉ की उत्पत्ति भी हो गई, मान लिया। क्वेश्चन ये उठता है दो तरीके का। क्या? एक है सर लॉ में बड़ा कौन होगा? रूल ऑफ लॉ, अब इसको लिखना, या रूल ऑफ पीपल। रूल ऑफ लॉ या रूल ऑफ पीपल, ठीक है। अच्छा, रूल ऑफ पीपल से अच्छा रूल ऑफ मैन कर देना, दोनों चलेगा, लेकिन पीपल चूंकि ब्रॉड टर्म्स में आ जाएगा, उसमें बहुत सारे इकट्ठे। रूल ऑफ मैन करोगे तो समझने में इजी हो जाएगा कि एक आदमी का शासन चल रहा है। सुन रहे हो क्या? सुन ही रहे होगे तो प्लीज ध्यान से सुनना। इधर रूल ऑफ लॉ, सवाल ये उठा कि सर रूल ऑफ लॉ ज्यादा पावरफुल होगा, यानी कि रूल ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है? लॉ इज ग्रेटर देन पीपल। रूल ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है? सर कानून का नियम, मतलब कानून ही शक्तिशाली है लोगों से। लोग क्या सोचते हैं उससे मतलब नहीं है, कानून बड़ा है, लोग से बड़ा रहेगा। ये हमने अभी सोचा, अभी क्या है कैसे है अभी डिस्कस करेंगे। और रूल ऑफ मैन का मीनिंग क्या है? व्हेन मैन इज ग्रेटर देन क्या? लॉ, या फिर मैन इज ग्रेटर देन या पीपल इज ग्रेटर देन लॉ। मतलब रूल ऑफ मैन मतलब कि क्या उसमें है? आदमी जो है वो कानून से बड़ा है, और रूल ऑफ लॉ में मीनिंग है कि लॉ इज ग्रेटर देन पीपल। ठीक है जी, यहां तक सुन रहे हो ध्यान से? आगे आते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो सवाल उठता है, मुझे आप लोग से पूछ रहा हूं, बताना जरा कि इन दोनों में से मीनिंग तो समझ गए? रूल ऑफ लॉ का मीनिंग भी समझ गए, रूल ऑफ मैन का भी मीनिंग समझ गए। मुझे एक बात बताओ, आपको कौन सा अच्छा लगता है, ये कि ये? कितने लोगों को रूल ऑफ लॉ अच्छा लगता है? हाथ खड़े करिए। सबको अच्छा लगता है, मजाक बात है। अच्छा, तो मैं अगर एक कारण पूछूं आपसे कि रूल ऑफ मैन काहे अच्छा नहीं लग रहा है? शकल पसंद नहीं आ रहा, मैंने क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? कुछ कारण तो होना चाहिए सर, क्योंकि हमने आपको निगलेक्ट किया है। तो कुछ लोग से पूछिएगा नहीं, तो कुछ लोगों को पता होता है, देखिए आपका नाक चपटा था तो हमने नहीं बोले, मान लीजिए ऐसे हम किसी के शब्द या बॉडी के अपीयरेंस पे कोई टिप्पणी कर नहीं सकते, उससे तो नस्लीय भेदभाव तो हो ही नहीं सकता इंडिया। लेकिन फिर भी आप कुछ कारण तो बताएंगे ना लॉजिक की क्यों। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हमको खुद नहीं पता, हम तुमको क्यों नहीं चाहते। अब खुद ही नहीं पता है उसको, क्योंकि वो कंफ्यूज आदमी। और सर जब ये बोले हमको खुद नहीं पता है, तो इसका एक ही मीनिंग निकलता है साइकोलॉजिकली कि वो आपको पसंद नहीं करता है। सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझ जाना चाहिए। समझदार समझ जाए तो समझ जाए, ठीक। कारण आपको नहीं पता है, जो मैं अभी डायमेंशन देने वाला उसको समझ नहीं, फिर आराम से चल रहा हूं। हमारे पास दो ऑप्शन थे। इधर देखो, इंडिया जब आजाद हुआ 1947 में, वी हैव टू ऑप्शंस। इधर या तो हम पावर लॉ को देते, या फिर हम पावर किसको देते? पीपल को। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। बट हमने अगर किसी इन दोनों में से एक को ही अगर चुना है, मान लो किसी एक को ही, तो क्यों सिर्फ उसी को चुना हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इफ वी गिव पावर कि लॉ इज ग्रेटर देन पीपल, देन वाई हमने उसी को चुना, हमने इसको क्यों नहीं चुना जहां पीपल को सबसे ज्यादा पावर दिया जा सके? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो लॉजिकली हम क्या बता रहे हैं उस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
हमने सर, इंडिया ने चुना इसको, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो आपको समझना जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? आ जाओ जब बैठ जाइए, आगे बढ़ जाइए। अब सर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर आ गया जी, यहां पे आ जाइए। क्लास चलेगा अभी हाफ एन आवर चलेगा, आधा घंटा 1 घंटा। आधा घंटे तक चलेगा, फिर कॉल कर लीजिएगा, आ जाइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें एक ऑनलाइन एक लड़का है, वो बोल रहा है सर प्लीज टेक माय नेम। बोला पता नहीं, शायद रोहित नाम है उसका। बोला सर प्लीज टेक माय नेम, लगभग लगातार उस मैसेज कर रहा है। खैर चलिए, कोई नहीं, रिलैक्स रहिएगा, आराम से समझिएगा, ठीक है? अब एक कॉपी खाली निकाल लीजिए और डोंट वरी, क्लास आपको तो ऐसे समझ में आएगा, चिंता नहीं करना, आराम से देख लेना। देखिए, तो सर सवाल उठता है कि अगर हमने 2-3 बात बोला है, समझिए, ये प्लीज इसका रिदम मत ब्रेक करिएगा, ये पूरा कंटिन्यू जाएगा। सवाल सिंपल ये उठता है कि सर अगर हम रूल ऑफ लॉ को ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, और हम रूल ऑफ मैन को अगर छोड़ रहे हैं तो सर उसके पीछे भी कारण क्या है। इन दोनों में से एक भी आंसर अगर हो गया तो हमको आराम से पता चल जाएगा कि रूल ऑफ मैन लेंगे या रूल ऑफ लॉ को ग्रेटर मानेंगे। क्या सुन रहे हैं ध्यान से? सबसे पहला पॉइंट, इंडिया में मैंने बोला कि हमने पावर पीपल को नहीं दिया, पावर किसको दिया? कानून को दिया। तो कानून को दिया तो सर क्यों दिया, अब समझिए। यहां फर्स्ट पॉइंट जो बोल रहा हूं उसको प्लीज चुपचाप सुनिएगा, जिनको आता होगा वो भी, जिनको नहीं आता होगा वो भी। पास्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रेजेंट, मतलब बीत गया। सर एक बार पूछा गया कि वित्त मंत्री किसे कहते हैं, तो जो बीत गया वो वित्त मंत्री। गजब का जवाब सर, समझ रहे हैं? मतलब हो जाता है नॉर्मली, ये सही बात बता रहा हूं मैं, एक गांव का ही बात है सर। इसको समझाने का मीनिंग है कि हमारा इतिहास ऐसा है, इतिहास के कारण हम लोगों ने पावर पीपल को नहीं दिया, उसके पीछे पहला कारण देखिए। आपको पता है कि हम पे शासन कौन किया सबसे ज्यादा? रंगरेज नहीं भैया, अंग्रेज है। मेरी बात समझ में नहीं है, रंगरेज बोल रहे सर। ब्रिटिशर्स ने हमें इतना सताया। अच्छा, ब्रिटिशर्स समझिएगा, दे आर पीपल्स, आदमी ही थे, यानी कि पावर सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स के हाथ में था, यानी कि पावर ज्यादा पीपल के हाथ में था कि लॉ के हाथ में? हमारा इतिहास ऐसा है सर कि हमें इतना सताया गया कि हम लोगों से डरे हुए थे, क्योंकि अंग्रेज ने हमें इतना प्रताड़ित किया अलग अलग ढंग से कि सर आपको लगता है कि अगर इंसान आपको मार रहा हो, बहुत पीटा है, तो क्या आपको लगता है कि क्या आप उस इंसान को पावर हाथ में देंगे? अरे कॉमन सेंस है सर। हमारा इतिहास ऐसा है, बिकॉज आवर पास्ट, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने हमें इतना सताया है कि हमें लोगों पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। और सर अंग्रेज भी तो एक इंसान ही है ना सर, वो राक्षस के रूप में इंसान कह लीजिए, अलग बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, इस रूप में जब हमारा इतिहास ऐसा हो और हमें इतना सताया गया हो, तो क्या हम पावर लोगों को दे सकते हैं क्या? नहीं। तो सर जब संविधान बनाया जा रहा था तो लोगों ने सोचा क्या करें। भीमराव अंबेडकर के एक स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला था, ध्यान से समझिए, कि अगर हम लोगों में पावर दे दिए ना सर, तो ये फिर से गुलाम हम हो जाएंगे, और फिर जो हक है जो गरीबों का और सबका, वो हमेशा का हमेशा खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि फिर से अंग्रेज पहले लूट रहे थे, अब कुछ नए चेहरे आ जाएंगे और वो लूटेंगे। तो हमें एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिस कानून के तहत सबको बराबरी का हक मिल जाए, नहीं तो सर कोई बात मानेगा नहीं इधर। तो सर हमारा इतिहास ऐसा था, अंग्रेजों ने हमें इतना सताया था कि हमें इस बात का डर था कि अगर फिर से हमने लोगों को पावर दिया तो फिर अंग्रेज वाली स्थिति वापस ना आ जाए, इसीलिए हमने ज्यादा पावर किसको दे दिया? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अरे है ना? तो सर क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया में अगर पावर लॉ को क्यों दिया गया, पीपल को क्यों दिया गया? तो पहला पॉइंट क्या हो गया? आवर पास्ट, यानी कि हमारा इतिहास। और आवर पास्ट में ब्रिटिशर्स हमें चूंकि काफी सताए थे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने पावर किसको देना उचित समझा? लॉ को। सर ये आपको पहले बता दे रहा हूं मैं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, मार्क माई वर्ड, टेक माई वर्ड्स, आपको कोई भी पॉलिटिशियन नहीं बताएगा, मैं गारंटी बता दे रहा हूं। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं बहुत अच्छा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं कि वो लोग जो बताए हैं वो अलग तरीके से, सर बस एक किताब को उठा के चेप देना, इसका किताब को उठा के उधर आपको लिखवा दिए, उससे कुछ नहीं होगा सर। इसलिए काइंडली ना समझिएगा, रटिएगा मत, फील एकदम फील करिएगा, और मूवी की तरह पूरा कहानी चल जाएगा आपको एकदम गारंटी के साथ।
तो मैंने पहला बोला आवर पास्ट, हमारे इतिहास, यानी कि लॉ इज ग्रेटर देन क्या होगा, पीपल, क्योंकि हमारे इतिहास ऐसा था कि सर हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हम पावर किसको दे सके, लोगों में दे सके। पॉइंट नंबर सेकंड, ये सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सर जब इंडिया आजाद हुआ था, सोशल स्टेटस उस समय कुछ ऐसा था कि जो हमारे पुरुष थे मेल मात्र 16% शिक्षित थे और जो महिलाएं थी फीमेल मात्र 9% शिक्षित थे। और ये जो डेटा में लिखवा रहा हूं, ये डेटा मेंस में और इंटरव्यू में आप इस्तेमाल करोगे। मैं आपको वही डेटा लिखवाऊंगा जो आपको मेंस में इस्तेमाल करना है। सर हवाबाजी में आईएएस नहीं बन जाते हैं, हवाबाजी में कोई एग्जाम से निकलता है। यू मस्ट हैव सम एविडेंस, कुछ प्रूफ होना चाहिए। अगर हम ये बोल रहे हैं कि सर नेता चोर है, तो आपके पास लिस्ट होना चाहिए कि नेता को आप चोर क्यों बोल रहे हो। आप हवा में मत बोल दीजिए। आप समझ पा रहे मेरी बात? यार बोल रहे हैं क्या? मजे से पढ़ना है, बार बार बोलो, एकदम रिलैक्स होकर मजे से पढ़ना है। लाइफ का सबसे बेहतरीन पल 2 घंटा 4 घंटा बीतेगा, बाकी जीवन में तो चलना ही है। कुकर का सीटी बंद करिए, बर्तन वो तो चलना ही है। दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है, तो इसलिए बार बार बोलता हूँ कि पागल लोग इतिहास रचते हैं, समझदार लोग इतिहास पढ़ते। अब आगे आइए। तो उस समय टोटल मेल कितने परसेंट शिक्षित थे? 16%। और फीमेल कितने परसेंट? 9%। क्या हम ये नहीं कह सकते कि उस समय पूरी आबादी लगभग अनपढ़ थी? क्योंकि सर गवर्नमेंट भी जो डेटा पब्लिश करेगी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के तो जरूरी करेगी। अरे यस और नो? तो ये तो ऑफिशियल डाटा है, हम और आप मान के चलते हैं इतना कि सर इसका 3% मान लीजिए और इसका 5% मान लीजिए, या बिल्कुल मान के चलिए। क्योंकि आमतौर पे गवर्नमेंट का स्टैटिक्स 2 गुना 3 गुना कम या 2 गुना 3 गुना ज्यादा। जैसे मान लीजिए अगर 100 लोग मरे हैं तो गवर्नमेंट बोलेगी 20-30 लोग मरे हैं, 10-15 लोग जख्मी हुए। उसका एक अपना रीजन भी है, क्योंकि लोगों में पैनिक ना हो, लोग एकदम से परेशान ना हो जाए, इसलिए वो दिया जाता है। बाकी मुआवजा सबको बराबर मिलता है। क्या सुन रहे हो? तो सर अब एक बात बताइए, जब आजाद हुए हम, पूरा आबादी अनपढ़ था, तो फिर किसी एक आदमी को पावर देते तो क्या सभी पे फिर राज करना नहीं शुरू कर देता? क्योंकि फिर वो क्या करता? एग्जैक्टली, फिर वो क्या करता? कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और सर अनपढ़ जब थे उनको क्या समझ में आ रहा है? आज भी गांव में जो दिहाड़ी मजदूर हैं, अगर आप उनको कुछ भी बोल रहे हैं पढ़ने के कुछ, उसको सर एक ही बात समझ में आता है, हम आज दिन भर मेहनत किए, हमको 300 रुपया चाहिए, दे दीजिए। इसके अलावा कुछ समझता है नहीं। उसके अलावा कुछ समझेगा कि वो पढ़ी लिखी, सर वो आप करिए। दे जस्ट नो कि एक ही चीज है सर, अगर पूरा पॉपुलेशन जब अनपढ़ हो तो फिर किसी एक आदमी को पावर दे दोगे तो फिर तानाशाह तो हो ही जाएगा। दैट्स व्हाई हमने पावर किसको ज्यादा दिया? लॉ को, कि कानून लोग से बड़ा होगा। यहां तक क्लियर है जी? तो पहला पॉइंट बोला, हमारे इतिहास ऐसा था जिस इतिहास के कारण अंग्रेजों ने हमें इतना सताया था कि सर आदमी को देख के हमको भूत नजर आता था। अरे कम पीटा था सर। आप सोचिए सर, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार, बताइए जो फार है और हिंगा उसमें बंधवा के इंसान से सर खेती करवा जा रहा है जो हम जानवर से करवाते। तो आपको इंसान को देख के भूत नजर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, कि सर इंसान ही भूत है। ये इतना पीटा था सर बाय गॉड कि इंसान को देख के डर लगता था, भाई हम अकेले रह जाएंगे। ठीक है, इस केस में आप कैसे सोच सकते हैं कि सर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को पावर देंगे? क्या यहां तक क्लियर है? यार जोर से तो बोले, ऐसा नो इतना मैंने जेटिक रोसूस मरे यस व्हाट। अरे वो यार मत किया करो। मैंने बोला ना कि पढ़ने समय आपको ये नहीं बोर, बिल्कुल हेडेक नहीं होना चाहिए कि पढ़ने आए हैं ना, मस्ती करने हैं। मस्ती मस्ती में इतना सीख जाइएगा आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा और एक क्लास का बेस्ट होगा। देख लीजिए, तो सोशल स्टेटस में सर 15% और 3%, मतलब 9% था। जनरली उस समय 16% और 9% गवर्नमेंट डेटा देती है। तो सर इस हिसाब से भी अगर हम चले तो सर पूरे लोग अशिक्षित हैं, तो हम सर कभी भी पावर नहीं देंगे। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, डाइवर्सिटी, अनेकता। इंडिया मात्र एक वर्ल्ड का ऐसा कंट्री है जहां पे इतना धर्म अलग अलग, जाति, सर जाति में जाति, फिर पता नहीं प्रजाति। इंसान परेशान है। अरे क्या बताऊं सर, आप जब डीएम बनेंगे ना, जब आपकी पहली पोस्टिंग होगी और कोई आदमी आएगा और बोलेगा कि जी हम, सर आप डीएम हैं तब भी बड़े बुजुर्ग लोग पहले आके पूछते हैं जी रउआ नाम, आप बोले अशोक,
फिर पूरा नाम अशोक कुमार। अब अपने टाइटल नहीं बोला है, बेचैनी बढ़ रहा है इसका। इसको बेचैनी हो गया है। तब पूछेगा जी पिता का नाम, जी पिता का नाम मान लीजिए श्री रमेश कुमार, इसमें भी कुमार है। अभी तक इसको कास्ट पता नहीं चला। अरे डायरेक्टली पूछ लो कौन जात। सर जाति ये सब इतना बसा हुआ है कि आप पहले जाति पूछ लेते हैं। सर इंसान बढ़िया यार, सोचो यार, इंसान बढ़िया भाई, जाति तो साइड रखो भाई, बढ़िया इंसान है, बुलाओ नहीं तो मत बुलाओ। वही मैंने यहाँ लॉजिक रखा है, इंसान अच्छे थे इसलिए ना मैं अपने फ्रेंड मेरे जो है, मैं आज तक किसी की जाति तक नहीं पूछा हूँ। कभी कभी पेरेंट्स या कोई गांव में मान लो आता है मेरे साथ, तो दादाजी गांव पूछते हैं कि क्या। अब जब ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ यार। अभी आज तक नहीं पूछा, वो पिछले 8 साल से मेरे साथ है वो, और आज तक नहीं पूछे। अपन कॉलेज से साथ में, लेफ्टिनेंट आर्मी वहां पे भी साथ में रहा है, आज तक नहीं जाति पूछे हैं उसका। बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा अपना पहलू है। बट बिहार में तो कुट कुट के भरा हुआ है, डाइवर्सिटी इतना था। एक बात बताओ, अगर हम हिंदू को पावरफुल देते, मतलब अगर किसी इंसान को पावर देते, तो वो हिंदू होता या मुस्लिम होता, कुछ भी तो होता। लेट से अगर हमने हिंदू को देता तो मुसलमान नाराज हो जाते। अरे ऐसा नो, मुस्लिम को देते तो फिर कोई और धर्म नाराज हो जाता। हमने बोला किसी को पावर ही नहीं देंगे, सबसे ज्यादा पावर किसको देंगे, लॉ को। बात करते, दैट्स व्हाई हमने पावर किसको दिया कि लॉ इज ग्रेटर देन पीपल। यहां तक क्लियर है। तो हमारे लिए सर सिर्फ बोलना आसान नहीं है कि सर कानून बड़ा है। क्यों बड़ा है, मस्ट हैव ऑथेंटिक रीजन, लॉजिक होना चाहिए। खाली बोल दिए नहीं सर कानून, जी हम कानून को ज्यादा, अरे कानून को कैसे मान्यता देंगे। अमेरिका में आप समझिएगा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका में सर वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं चलता है, रूल ऑफ मैन चलता है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर। सर यूके में क्या चलता है, रूल ऑफ मैन। ब्रिटेन, इंग्लैंड, सब जगह रूल ऑफ मैन। कुछ समझ लो मेरी बात। अच्छा इंडिया में क्यों लॉ को पावर दे रहे थे, 3 पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट रिपीट करना, आवर पास्ट, रिपीट जरूर करना। दूसरा पॉइंट सोशल स्टेटस, महिलाएं मात्र 9% शिक्षित थी, 16% कौन थे, मेल। अब उसके बाद थर्ड बोला सर अनेकता, इतनी डाइवर्सिटी है कि किसी भी एक धर्म या जाति के हम पावरफुल बना देते तो सारे लोग सर वहां पे बिगड़ जाते। मेरी बात समझ में आ रही है। अरे यहां तक क्लियर है। सर आप एक बात बताओ, इंडिया में तो हमने रूल ऑफ लॉ रखा, लेकिन अंग्रेज जो हम पे राज किया हरामखोर, उसने अपने यहां रूल ऑफ मैन क्यों रखा। क्वेश्चन तो उठता है। सर एक बात बताओ, हमको पीटने वाला कौन था, अंग्रेज। तो भाई अंग्रेज हमको पीटने वाला, तो वो पिटाया थोड़ी अंग्रेज को, वो तो खुद क्या पीटा है। तो जब वो पीटा है तो अपने यहाँ लॉ को काहे बड़ा रखेगा भाई, आदमी को ना बड़ा रखेगा जी, कि रूल ऑफ मैन विल ऑलवेज ग्रेटर देन लॉ। भाई उसको भी कोई पीटा रहता तो भी मन में सोचता ना भाई लॉ इज ग्रेटर देन पीपल। अरे समझो, बट वो हरामखोर तो सबको पीटा है, तो उसको तो कोई इशू ही नहीं था। और इसीलिए सर हर किसी के अपने फायदे नुकसान हैं। रूल ऑफ लॉ का भी अपना फायदा नुकसान है, रूल ऑफ मैन का भी, दोनों समझाएंगे। बट इंटरेस्टिंग बात है कि आपको पहलू समझ में आ रहा है कि सर हमने कानून को क्यों पावरफुल बनाया। सर पॉइंट नंबर 4, इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म। अब ये क्या है बता देता हूं। अनैच्छिक संघवाद, इसका मीनिंग समझ लो, शब्द में हटाओ, भावना समझो। कितने लोग को लगता है कि भारत से जब राज्य जुड़े थे, भारत में छोड़ो राज्य कितने हैं, 38। जिला नहीं पूछा हूं बिहार का, मैं भारत का राज्य पूछा हूं। तो भारत का राज्य कितना है, 28, और यूनियन स्टेट मान लो 8। सुनना ध्यान से, भारत में अगर 28 राज्य हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारत जब आजाद हुआ तो सभी राज्य अपने मन से हमसे जुड़ गए थे, जुड़े थे क्या। सर साम दाम दंड भेद सब करना पड़ा था, तब जाकर जम्मू कश्मीर के हरि सिंह अलगे उधर नाराज थे, हम अकेले रहेंगे इंडिपेंडेंट। हैदराबाद वाला अलग पागल हुआ पड़ा है, चाहे जो कर लीजिए हम अलग रहेंगे। समझ में आ रहा है। सर कोई जुड़ना ही नहीं चाह रहे इंडिया से, कह रहे ज्यादा इन्होंने करबो तो पाकिस्तान से जुड़ जाए। इंडिया बोला इसका दिमाग खिसक गया भाई। समझ में आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, काइंडली ध्यान रखिएगा, बहुत सर साम दाम दंड भेद करके किसी तरह से पहले इंडिया को जोड़ा। इधर देखो, जब हमने राज्य को जबरदस्ती अपने से जोड़ा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल राज्य डिमांड नहीं करेगा कि हमको अलग होना है। डिमांड तो करेगा, कहेगा जबरदस्ती लाओ,
और अगर आप जबरदस्ती लाए हो तो हमने क्या किया, वी डोंट गिव देम पावर इन द लॉ। नहीं सर, पीपल को नहीं, हमने क्या बोला, तुम हमसे जुड़े हो, एक नियम डाल दिया गया, क्या, तुम्हारे में सर पावर और औकात नहीं है कि तुम इंडिया से अलग कभी हो पाओगे, एक लॉ ही डाल दिया हमने। देखो समझ में आ रहा है। इसीलिए आज ममता बनर्जी नहीं बार बार बोलते आमी बांग्ला छे घर में जंगला छे। अब सर वो बार बार अगर मान लो बोल रही है कि हमको अलग राज्य का, अलग इस देश बनना है बंगाल का, तो क्या आप मुझे बताइए, क्या लॉजिकली नियम के हिसाब से क्या वो सही है? नहीं, बिकॉज ऑलरेडी सर सेंटर ने लॉ लिखवा लिया कि नो स्टेट, लिखा हुआ है बकायदा, नो स्टेट हैज अ राइट टू सिसीड और सेपरेट फ्रॉम सेंटर। तो सर उस हिसाब से हम अगर लोग को पावर देते तो फिर लोग डिमांड करता कि नहीं करता कि आपको, आपके साथ हमको नहीं रहना। इसलिए हमने क्या किया, एक कानून बना दिया। क्या कानून? कि बेटा अब तुम हमसे दूर अलग हो ही नहीं पाओगे, ना तुम्हारे पास हक है कि तुम डिमांड करोगे कि हमको सर राज्य और इंडिया से अलग होना है। क्लियर है यहां तक? आपको लगता नहीं है कि ये 4 पॉइंट सर इतने ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, जो 4 पॉइंट से मैं आपको बता दे रहा हूं, आज ये फर्स्ट क्लास है, पूरे लाइफ में ये 4 पॉइंट्स आपको हर जगह काम आएंगे। पॉलिटी का लास्ट क्लास में जिस दिन करा रहा हूंगा ना, उस दिन भी मैं यही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, गारंटी, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, जाके आप देख लीजिएगा। तो सर समझिए बात को क्या बोल रहा हूं, क्या समझ में आया कि कानून क्यों बड़ा है? पक्का? अगर मजा आया तो जोर से बोलिए, सुनो एकदम एनर्जेटिक रह के देखना। तो सर अगर लॉ ग्रेटर देन पीपल इंडिया में तो ठीक है, अब यूके में क्यों लॉ को पावरफुल नहीं देगा? बिकॉज दे हैव, हम उन लोगों ने हमें बर्बाद किया था, तो सर उनको कोई लॉ की जरूरत नहीं है, दे आर वन एंड ऑल, अकेले हैं, मजे से एकदम काम कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है जी? तो ये चारों पॉइंट काइंडली दिमाग में रखिएगा। मैं एक बार और लास्ट में बस समअप कर दे रहा हूं। पहला पॉइंट क्या था, बोल लेना जरा, आवर पास्ट, हमारे इतिहास, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें ऐसा सताया था कि हमें इंसान के नजर में भूत नजर आता था, तो हमने सर पावर इंसानों को नहीं दिया, लॉ को दिया। दूसरा पॉइंट सोशल स्टेटस, क्योंकि सर पूरा ऑल ओवर जनसंख्या देखा जाए उस समय अनपढ़ था, तो किसी एक आदमी को पावर देना कहीं से उचित नहीं था। तीसरा पॉइंट हमने बोला कि सर इतना अनेकता है, इतना विविधता है भारत में कि विविधता के कारण किसी एक धर्म या जाति के लोगों को पावर बनाते या देते तो फिर से सारे लोग नाराज हो जाते, इसलिए हम लोगों ने किसको पावर दे दिया? लॉ को। और चौथा पॉइंट सर क्या, इनवॉलंटरी फेडरलिज्म, क्योंकि हर राज्य जो इंडिया से जुड़ा था वो अपने स्वेच्छा से, इच्छा से नहीं जुड़ा था, उनको जबरदस्ती और साम दाम दंड भेद करके जोड़ा गया था। इसलिए हमको पता था कि राज्य कल अलग डिमांड ना करे, हमने एक कानून को पावर दे दिया कि तुम्हारे में हक नहीं है कि तुम हमसे अलग हो पाओ। यहां तक क्लियर है जी? चारों पॉइंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे कारवा बढ़ाते हैं, फिर जीवन का आनंद लेते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो? चलो, तो सवाल कुछ और उठता है, जो सवाल आपको समझना है। सवाल ये समझना है कि चलो मान लिए सर आपने, आपके पास 1000 कारण थे, आपने रूल ऑफ लॉ को पावर दे दिया, बट सवाल ये उठता है अगर पावर दिया तो कितना बेनिफिट और कितना नुकसान? क्योंकि सर देखने में तो यही लग रहा है कि हमारा कारण तो जेन्युइन है, बात तो सही है, हमारा कारण तो जेन्युइन है सर, अगर हम आदमी में पावर दे देते तो हम तो और बर्बाद हो जाते। हर आदमी को उसका हक मिल नहीं पाता, लेकिन क्या उससे कुछ फायदा हुआ, वो भी तो देखना जरूरी है। तो रूल ऑफ मैन वर्सेस रूल ऑफ लॉ। बस 5 मिनट और, सुन रहे हो क्या? अगर किसी को नींद आए सो जाना, समझो मेरी बात, जगना मत। देखो इधर, रूल ऑफ लॉ, इसका हम फायदा देख लेते हैं, नुकसान। सुन रहा है ना तू? ठीक है, अब सुनिए ध्यान से आगे लास्ट। तो रूल ऑफ मैन में है सर प्रोज और कॉन्स। तो प्रोज फायदा क्या होगा आप मुझे बताओ, खुद से सोच के बताना। अगर हमने लॉ को बड़ा बनाया है पीपल से, एक फायदा यह है कि सर लगभग इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ज्यादा रहेगा, मतलब सबको बराबर, मतलब भाई सीधा सा क्या बोला गया कि एक स्टेटमेंट है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। जब आप वोट देने जाते हो तो सर बड़ा छोटा गरीब अमीर सब एक ही लाइन में लगा हुआ है, यस और नो? मंदिर में भी जाते हैं तो सर एक ही लाइन में लगा हुआ है, लेकिन कुछ वीआईपी आरती भी होता है। अरे जानते हैं ना वीआईपी आरती, साइड से जो लेके आता है वीआईपी आरती, कोने कोने में लेके आएगा, चलिए चलिए।
तो सर भगवान भी क्या है, मतलब अलग ही लेवल का है। पैसा ज्यादा है उसको वीआईपी आरती, और जिसका कम है उसको डीआईपी आरती। डीआईपी जानते हैं आप लोग? मत जानिए, खैर आइए इधर। तो सर ये इक्वालिटी लॉ, अगर देखो लॉ को पावर देंगे तो एक बात तो तय है कि लगभग एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, सबको समानता का भाव महसूस होगा, ये बात सही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि अगर किसी अच्छी चीज में चेंज करना है, मान लो, तो इतने लोगों से आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि कभी वो पास ही नहीं हो पाएगा? ऐसा ध्यान से समझो। आपको घूमने जाना है, मम्मी बोली पापा से परमिशन ले लो, ऐसा समझ में आ रहा है भाई? यही होता है। अच्छा, लड़कों के साथ भी, लड़कियों दोनों के लिए बराबर। लड़का थोड़ा सा बैल टाइप आदमी होता है, तो लड़का जो थोड़ा है वो पापा से जाके पूछ लेता है, ज्यादा कथी करिए देख लेवल जाइए। कभी कभी जब उसको ज्यादा टेंशन होगा तो देख ले। लड़की लोग थोड़ा होता है तो मतलब वो अपना एक डेकोरम मेंटेन करके जाता है जनरली। अब जैसे बहन ही है मान लीजिए, तो बहन थोड़ा सा बात करेगी, वो अलग तरीके से बात करेगी। बाकी लड़का है उसको या तो बात ही नहीं करेगा, या बात करेगा तो अच्छा मुड़ी नीचे करेगा, उड़ा कर हम जाए। वो सीधा बोलेगा, समझ, वो कुछ नहीं बोलेगा, सीधा यही बोलेगा। अब पापा भी कहेंगे भाई। और लड़की लोग का अपना अलग कॉन्सेप्ट होता है। अगर पापा कपड़े के लिए पैसा नहीं दिए, जैसे आए चाय मांगे, जा पी लो, अब पापा भी कहेंगे भाई एक कपड़े का वजह इतना कुछ हो रहा है। तो सर अलग अलग लॉजिक होता है, इधर देख लीजिए। तो कहने का मैंने क्या है, अगर मान लो पापा ने आपने मम्मी से जैसे ही बोला, प्लीज सुनिएगा, मम्मी से आपने बोला कि मुझे घूमने जाना है, मम्मी ने बोला सुन पहले जाकर परदादा से परमिशन ले, फिर दादा से, फिर पापा से, और तब जाइयो। आप मुझे बात बताइए, क्या वो कभी जाएगा? सेम यहां है। देखिए रूल ऑफ लॉ में बोला गया कि अगर एक कोई नियम बनाना है तो पहले पार्लियामेंट से पास कराइए, फिर कुछ राज्यों से पूछिए, फिर कुछ और पूछिए, तभी नियम पास होगा, अदरवाइज पास नहीं होगा। तो इस ऐसा नहीं लगता है कि सर कोई नियम बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा लगभग लगभग, और बहुत डिफिकल्ट होगा चेंज करना। यहां देखिए रूल ऑफ मैन, राष्ट्रपति ही सब कुछ है अमेरिका का। सर अगर राष्ट्रपति ने बोल दिया कि ये चेंज, तो चेंज, तो कितने आदमी से पूछना पड़े? एक आदमी से। अरे ऐसा नो, तो आपको क्या लगता है जल्दी नियम यहां बदलेगा कि यहां? तो सर अगर ये नियम अच्छा है और जरूरी है तो 2 मिनट में लागू हो गया। लेकिन यहां अच्छा नियम आते आते, सर इसलिए बोला जाता है सरकारी चीज चप्पल जब तक रगड़िएगा नहीं, पूरा घिस जाएगा, तब तक आपको न्याय मिलने वाला। बिकॉज आपको क्या बोलेगा, पहले उस काउंटर पे जाइए, फिर उस काउंटर पे, फिर उस काउंटर पे, काउंटर काउंटर घूम रहे हैं सर आप। क्या समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली रूल ऑफ लॉ एक जगह तो फायदेमंद जरूर है, लेकिन जब अच्छा चीज को जल्दी इंप्लीमेंट करना है तो वहां नुकसान है। अरे सुन रहे हो? अब आपको पता है ये प्यारा लग रहा होगा, मजाक बात है, एक आदमी बोल दिया पास हो गया। सर यहां तक कि आपको अभी पढ़ाऊंगा आगे, यूके में अगर वहां की क्वीन ने बोल दिया सुबह उठ के कि आज से ये नियम है, सर वहां संविधान ही बदल जाएगा। वहां का संविधान सिर्फ और सिर्फ वहां की रानी और महारानी के हिसाब से चलता है। लेकिन हम अगर बोल दे सुबह उठ के कि हमारे संविधान में बदल, समझ रहे सर, आग लगा देगा लोग हम ही को। अरे कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? बिकॉज हमारे लिए पावर क्या है, लॉ इज ग्रेटर देन पीपल। और सर कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ ही तो है जो लिखा हुआ है, और वहां पे सर क्या है, इन लोगों का सीधा एक ही कॉन्सेप्ट है। हमने जो बोला अगर आज ये सही है, सही हो गया, सुबह उठ के बोला कि सारा नियम खत्म खत्म। लेकिन इंडिया में पॉसिबल नहीं है सर। अगर जल्दी अच्छा चीज आसानी से हो सकता है, तो अगर ये बुरा चीज भी करना चाहे वो भी तो हो जाएगा। मान लो बोल दिया कि जितने लोग दाढ़ी रखे हैं मेरी तरह सबको फांसी पर लटका दो, सर 2 मिनट में सारा लटका दिया। अरे आप समझ रहे हैं? एक बात बता रहे हैं, नॉर्मली कुछ भी आलतू फालतू आ गया तो सर एक कोटेशन बोल रहा हूं, दिमाग में रखिएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास तक वो भी काम आएगा। लिखिएगा, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। इधर अगर किसी एक आदमी के हाथ में पावर आ गया ना सर, वो हमेशा करप्शन हो करेगा। किसी एक आदमी के हाथ में अगर पावर आया तो करप्शन होके रहेगा। तो क्या हेडिंग, क्या सर नोट करके लिख लीजिएगा, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूट कैसे लिखिएगा, ये वाला लिखिएगा। और हिंदी मीनिंग बता देता हूं, परेशान नहीं होगा, नहीं तो हिंदी वाला नहीं सर परेशान मत होइएगा, भावना को समझिए। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसका मीनिंग क्या है
कि अगर किसी एक आदमी के हाथ में आपने पावर दे दिया तो ये तय मान के करप्शन वहां पे हो, वो चाहे कितना भी अच्छा इंसान ही क्यों नहीं हो, गारंटीड। क्या वो लिखा मैंने, एब्सोल्यूट पावर करप्ट। सर ये कोटेशन आप यूज करेंगे मेंस में, इंटरव्यू में, एकदम हर हाल में यूज करेंगे। सुना ध्यान से। तो सर अभी मैंने आपको रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ मैन पढ़ाया। देखो मैंने तो पढ़ाया सिर्फ 2 ही टॉपिक, लेकिन उस टॉपिक का आप डेप्थ से आइडिया खुद लगा लो कि उसको समझना कैसे जाना। इसीलिए लोग प्री नहीं निकाल पाते हैं, जो मेंस की तैयारी नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ लेता है। हाँ सरकार, ज्यादातर लोग को पॉलिटिक्स में एक चीज याद रखता है, जानते हैं क्या, कि फांसी का सजा सर माफ करने का पावर एक ही आदमी के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। ये सर फिल्मों में भी सुना हुआ रहता है, बचपन में भी सुना हुआ रहता है, पॉलिटिक्स में ले दे के यही एक याद रहता है। बाद में पता चलता है जा प्रेसिडेंट का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो जो फांसी वाला याद करके गए थे वो भी क्वेश्चन नहीं पूछे। तो लॉजिकली आप सर डेप्थ में जब जाओगे तभी प्री निकलेगा, नहीं तो यूपीएससी का इतना ऐसा नहीं होता। चाहे कोई भी एग्जाम्स इतना इजी तरीके से नहीं निकल जाता है कि 3 महीने में कलेक्टर बन गए। ठीक है जी, लूसेंट पढ़ के कलेक्टर नहीं बनना है, लूसेंट पढ़ के आप बन सकते हैं सर, इंस्पेक्टर बन सकते हैं, रोड इंस्पेक्टर। आप रोड इंस्पेक्टर जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? सर शादी हो रहा था एक लड़के का, तो उसके पापा पूछे, लड़की के पापा पूछे कि बेटा क्या करता है, तो उसके पापा बोले मेरा बेटा जी इंस्पेक्टर है। तो बोले कौन सा? बोले रोड इंस्पेक्टर। दिन भर रोड पर घूमते रहता है। ऐसे ऐसे भी इंस्पेक्टर पाए जाते हैं। चलिए, रूल ऑफ मैन का फायदा क्या है सर, कि अगर कोई अच्छा चीज करना चाहे तो हो जाए, लेकिन याद रखिएगा जब भी कभी किसी एक आदमी के हाथ में पावर आ जाए तो सर हमेशा क्या है वो सर करप्शन का सबसे बड़ा कारण होता है। क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। अच्छा लग रहा है इसको इतना जल्दी, चलो कोई बात नहीं। पॉइंट सारा लिख लिया आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए एक और हेडिंग डालिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ का ऐसे लिखिएगा, लिखवा देता हूं क्योंकि ये जरूरी है। रूल ऑफ लॉ में लिखिएगा प्रोज, मतलब फायदा। ठीक है, क्या क्या पॉइंट जो बोल रहा हूं उसको लिख लीजिए। रूल ऑफ लॉ में प्रोज, फर्स्ट कोई नहीं, एक बार मैं अभी बोल रहा हूं वो उसको लिख लो। प्रोज में लिखो जल्दी चेंज नहीं कर सकते। जो मैं अब लिखवा रहा हूं उसको समझ लेना। अगर फर्स्ट लिखो तो सेकंड डाल के लिख दो, जल्दी चेंज नहीं कर सकते, मतलब किसी भी लॉ को या कानून को जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता। किस में लिख रहे हैं? रूल ऑफ लॉ में कि रूल ऑफ मैन में? रूल ऑफ लॉ में। जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता, डिफिकल्ट टू चेंज, डिफिकल्ट टू चेंज। हाँ क्यों? क्योंकि प्रोसेस सा डिफिकल्ट है, आपको एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरे से तीसरी जगह। चलिए अब सर दूसरा फायदा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस जानते हैं? लगातार। देखो सर जब कोई चीज आप चेंज नहीं कर सकते हो तो लगातार तो चलेगा। अगर बार बार कोई चीज चेंज होता रहे तो फिर उसका क्या फायदा है? मतलब आप 3 महीने आईएएस की तैयारी कर रहे, फिर 3 महीने तो कर रहे हैं हम आप चपरासी का कर रहे हैं, फिर 3 महीने बोले हम जल विभाग का कर रहे हैं। तो आपका कंसिस्टेंसी क्या है? 0। इसलिए तो यहाँ के बच्चे 85 से 90% बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि लाइफ में एक एग्जाम का तैयारी नहीं करते हैं। 3 महीने इधर किया या 3 महीने उधर, 3 महीना उधर, उसके बाद सर बीत गया जिंदगी, फिर उसके बाद बाल भी उड़ गए, 29-30 साल हो गया, चल गया खेत में, उसके बाद पान का दुकान खोल लिया। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है, एक चीज पे अगर सर जब रूल को, जैसे पढ़ाऊंगा अभी ट्रिपल तलाक कानून आया, तो ट्रिपल तलाक कानून में क्या कहा गया कि सर ये बिल्कुल बेकार बात है कि अगर एक पुरुष अगर बोल दे रहा है 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो कैसे हो सकता है जो जीवन भर 20 से 25 साल अगर कोई रह रही है उस औरत के लिए सोचिए। और ये अच्छा ये भी नियम किस पे था कि सर जेंट्स सिर्फ बोलेगा तभी होगा, लेडीज 3 बार तलाक तलाक बोले तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गजब हाल है यार, तुम धर्म के आड़ में तुम महिलाओं को शोषण कर रहे हो। या सुनो कि सर एक माँ है जो पिछले 20 साल 25 साल से साथ है और आज 3 बार तलाक बोल दिया उनके पति ने, तो सर काम खत्म। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है, हमने जब ट्रिपल तलाक बनाया तो सर आप सोचिए अगर बहुत जल्दी चेंज हो जाता तो इसको भी कोई दूसरा गवर्नमेंट आके चेंज कर देता, तो कम से कम कंसिस्टेंसी तो बना रहा, क्योंकि सर उसको चेंज करना डिफिकल्ट है। इसीलिए इसका फायदा यही है कि जो नियम बन जाता है वो लगातार चलता है, लगातार रहता है। अच्छा यहां पे कोई नियम सर, एक सर्वे बता रहा हूं जहां पे अमेरिका का एक लॉ मात्र हार्डली 1 साल तक टिका है।
एक कोई कानून 1 साल तक हार्डली टिका है। वो लोग गजब बात कर रहे हैं सर। इसलिए क्योंकि सर जैसी नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है चेंज। और सर यहां पे अमेरिका में अलग अलग नियम है कि कोई आदमी 2 बार कंसेक्यूटिव डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं बन सकता लगातार। तो अलग अलग नियम वहां बताऊंगा, अलग बात है। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, एक गवर्नमेंट, सर सीधी सी बात है, आप आज हो, पापा ने एक नियम बनाया और वो नियम सर सख्त नहीं है, आप आए नियम को बदल दिए, तो क्या वो नियम कभी ज्यादा दिन तक रह पाएगा क्या? और जब तक ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा तब तक उसका नियम फॉलो हो ही नहीं पाएगा। तो सर कहने का लॉजिक क्या है, सिंपल एक ही है कि कंसिस्टेंट यहां होगा लेकिन कंसिस्टेंट यहां पे नहीं होगा। हो भी सकता है लेकिन ज्यादा चांस है नहीं होने का। अब इसका नुकसान लिखिए जल्दी से, नुकसान, कॉन्स, CONS, नुकसान। स्लो, सर प्रोसेस तो स्लो होगा भाई, वही बोले काउंटर से काउंटर बीतते चले गए। दूसरा, टफ टू चेंज, टफ टू चेंज या डिफिकल्ट टू चेंज। टफ टू चेंज, TOUGH। और पहला बोला हूं क्या, स्लो। प्रोसेस काफी क्या होगा, स्लो होगा। आप एक फाइल लेके जाइएगा 10 साल लग जाएगा आपको फाइलें घुमाने में। लोन लेने के लिए दौड़ रहे थे सर, उसके बाद आपके बॉडी पे कोई दूसरा आदमी लोन ले लिया गजब सर, मृत आदमी भी यहाँ पे लोन लेके जिंदा है हाँ मतलब, और जिंदा आदमी को मार के किसी और को लोन दे रहे, वो बेचारा अपना लाइफ सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है हम जिंदा है प्रभु हाँ ये गवर्नमेंट का केस था, बहुत हाईलाइटेड केस है। आपको न्यूज़ में सुनने को इस पे एक मूवी बन रही है, वो आ रहा है, जिसमें कि वो जिंदा आदमी रहता है और उसका सर उसको डेड करार के दिया गया किसी भी कारण से XYZ, क्योंकि उसमें जो स्टाफ होते हैं उसने कुछ पैसे अपने लाने के लिए उसने कुछ अपना अड़ंगा किया और लाइफ सर्टिफिकेट, जो उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, अगर आप लोग जानते होंगे तो, कि सर हम अभी जिंदा हैं, तो पेंशनर, हाँ गवर्नमेंट जैसे दादाजी लोग हैं उन लोग का जो पेंशन उनको जमा करना होता है। सर वो बेचारे जिंदा थे लेकिन उनका पेंशन कोई और ले रहा था, इनके पास आ भी नहीं रहा था। जब ये गए पूछने के मेरा पेंशन क्यों न कर, आप तो मरे हुए थे। ये बोला हम कब मर गए थे, हमारा भूत है सामने। तो लॉजिकली सर ऐसे भी डेटा होते हैं। आप जब IAS बनेंगे तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि सर अंदर कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। सर रोना आएगा आपको हालत देख के, इतना आसान नहीं होता है सिस्टम को चेंज करना। सुन रहे हैं? अब सर उसमें लिख लीजिए फायदा और नुकसान, बस लास्ट यहीं तक रखेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। फायदा लिख लीजिए फर्स्ट, पहला कि फास्ट होगा, जो भी चीज होगा क्या होगा, फास्ट, दनादन एकदम, एक फाइल आया पास करा दो, एक आदमी का साइन चाहिए। दूसरा लिखिए, अरे हाँ रूल ऑफ मैन में पहला फास्ट उसी में होगा। दूसरा इजीली चेंजेबल, बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सुबह उठे बोल दिए खत्म। इजीली चेंजेबल, आसानी से चेंज किया जा सकता है कोई भी कानून को। आगे नुकसान लिख लीजिए। नुकसान, मिसयूज। सर मिसयूज हो सकता है, व्हाई नॉट, बिल्कुल होगा। एक आदमी के हाथ में पावर है, तो सर नुकसान में क्या लिखिएगा, मिसयूज। जो आदमी मन कर रहा है वही फालतू का कुछ भी नियम लगा दिया। गरीब लोग आके बोले कि सर हमारे पास रोटी खाने को नहीं है, राजा बोल रहा है रोटी नहीं है तो केक खाओ, गजब आदमी है सर। तो लॉजिकली क्या है, एक आदमी के पास पावर होगा तो मिसयूज होगा ही होगा। दूसरा लास्ट, अनस्टेबल। स्टेबल होगा क्या, नहीं अनस्टेबल होगा, मतलब सर अस्थाई नहीं होगा, अस्थाई होगा, कभी चेंज कर दिया कभी कुछ कर दिया। अच्छा बार बार अगर नियम चेंज करते रहा जाए, आप कॉमन सेंस से बताना, तो क्या समाज में स्थिरता बनी रहेगी, क्या नहीं बनी रहेगी। आज बोला गया स्कूल ने आपको बोला कल से टाई लगा के आना, ठीक है जी, परसों क्या कर है, अब टाई नहीं लगाना, टाई की जगह पे क्या हंसुआ लटका के आना कुछ भी बना। फिर कल गए ब्लैक शूज, परसों के बोला व्हाइट शूज परसों से पहन के आना। सर लास्ट में आप क्या करोगे, पूरा शूज उनको पहना दोगे आप, या सुनो। तो सर अगर नियम अगर स्टेबल हो तो समाज स्टेबल होता है, नियम अगर बार बार चेंज हो तो उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है लोगों पे, इसलिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए होता है। इसलिए सर हमारे यहाँ ये भी कारण है कि इंसान यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहता तो है, इसलिए इंडिया में सर लॉ को ज्यादा पावरफुल बनाया गया कॉम्पैरेटिव टू किसके, पीपल के। यहां तक क्लियर है।
बस हम क्लास को यही कंक्लूड कर रहे हैं। देखो अभी और भी इसमें दूसरा पहलू मुझे बताना है। एक पहलू मैंने सिर्फ ये बताया लॉ का, मैंने एक ही टॉपिक बताया, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा पहलू बताना है उसका भी एक डेप्थ है, तो वो थोड़ा लंबा खींचेगा, और उसी लंबा खींचने में मैं पूरा थीम 1 कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, तो आज रख के उसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो जो पढ़ाया हूं सुन लो एक बार ध्यान से, फिर खत्म करते हैं। क्या अब पूछ रहा हूं उसको ध्यान से समझो। टोटल थीम कितना था? 9। टोटल 9 थीम है। मैंने आपको बोला पॉलिटी को ऐसे समझो, इजी। 3 चीज है ये सर, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी। पॉलिटी में यही 3 है, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना सर, कार्यपालिका का काम जैसे डीएमओ है वो कार्यपालिका है, उसको काम को जो लॉ लागू करना, और तीसरा न्यायपालिका है जो सर अगर किसी लॉ में या किसी के बीच में अगर कोई मतभेद हो तो उसको न्याय दिलाना। यहां तक क्लियर है? मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि कानून क्यों जरूरी है, तो मैंने बोला जिस इंसान के लाइफ में कोई गोल नहीं हो, कोई लक्ष्य नहीं हो, वो इंसान सबसे खतरनाक और सबसे बेकार है। उसी तरीके से अगर किसी देश में कोई कानून नहीं हो तो वहां के सारे लोग बेकार हो जाएंगे। इसीलिए कानून जरूरी है, क्योंकि कानून नहीं रहेगा तो इंसान जो मर्जी वो अपने आप से करेगा। आप सुने मेरी बात? तो सर इसलिए कानून की उत्पत्ति हुई, और मैंने उसके बाद बोला कि कानून की उत्पत्ति हुई तो उसमें 2 चीज में डिफरेंस पहले बताई, इधर पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस। पॉलिटी मतलब क्या है? एक सिस्टम, लीगल सिस्टम। पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग है नॉलेज ऑफ लीगल सिस्टम। सर साइंस का हिंदी क्या होता है? विज्ञान। विज्ञान का मीनिंग होता है विशेष ज्ञान। तो किसी भी फील्ड में अगर आपको विशेष ज्ञान है तो आपको साइंस आता है। साइंस का मतलब खाली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं होता है। तो सर आपको पॉलिटी का नॉलेज है तो आपको भी साइंस आता है, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। अगर आपको घर के बारे में आइडिया है तो सर होम साइंस एक सब्जेक्ट होता है, आप जानते भी होंगे, होम साइंस होता है। तो उसी तरीके से गवर्नेंस है। गवर्नेंस में जब आपको उस सिस्टम में प्रॉब्लम हुआ, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जब गवर्नमेंट दे तो क्या हो गया? गवर्नेंस हो गया। यहां तक क्लियर है? मैंने लॉ की उत्पत्ति में बताया कि सर 2 तरीके के हैं, एक है रूल ऑफ लॉ, दूसरा है रूल ऑफ मैन। रूल ऑफ लॉ का मीनिंग है व्हेन लॉ इज ग्रेटर देन पीपल देन रूल ऑफ लॉ। तो इंडिया ने आखिर रूल ऑफ लॉ को क्यों फॉलो किया? 4 पॉइंट रिपीट करोगे सब। पहला आवर पास्ट, पहला हमारा इतिहास। दूसरा सोशल स्टेटस, महिलाएं कितनी शिक्षित थी? 9%, पुरुष 16%। थर्ड डाइवर्सिटी, अनेकता। फोर्थ सर इनवॉलेंटरी फेडरलिज्म, मतलब जबरदस्ती हमने राज्यों को जोड़ा था, वो अपने मर्जी से नहीं जुड़े थे, इसलिए हमें लॉ को ज्यादा पावर देना पड़ा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद रूल ऑफ मैन होगा तो एक पॉइंट याद रखिएगा, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो किसी भी एक इंसान के हाथ में अगर पावर आ जाए तो करप्शन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा ठीक भी नहीं है। बाकी दोनों के फायदे और नुकसान आपके सामने हैं। कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मजा आया क्या? पक्का? तो जोर से तो बोल के जाओ, यस नो? थोड़ा फुला के जाओ, फिर मिलते हैं कल, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्लास मत छोड़ना, मैं बता देता हूं, एक भी क्लास मिस करोगे गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए जी, कल मिलते हैं।